नादिर शाह और ईस्ट इंडिया कंपनी, एक किराए की नौसेना की कहानी। 1734 में शुरू करते हुए फारस यानी पर्सिया के शक्तिशाली और क्रूर शासक नादिर शाह, जिन्हें अक्सर एशिया का नेपोलियन कहा जाता था, उन्होंने अपनी नव सुधारिता सेना के बराबर एक नौसेना बनाने का संकल्प लिया। इस समुद्री विस्तार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जिसके पास फारस की खाड़ी में सबसे उन्नत नौसैनिक तकनीक थी। ये गठबंधन बराबरी का नहीं था। ईआईसी को अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा करने और उन व्यापारिक विशेषाधिकारों को वापस पाने के लिए फारसी राज्य की ताकत बनने के लिए मजबूर किया गया था, जिन्हें नादिर शाह ने एक तरफा रूप से रद्द कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा कई रूपों में थी। जहाजों को मुफ्त में उधार देना, भुगतान के पहले उन्हें किराए पर देना और जहाजों व सैन्य सामग्री की सीधी बिक्री। एजेंट विलियम कॉकेल जैसे अधिकारियों के नेतृत्व में कंपनी ने उच्च स्तरीय सैन्य कार्य किए, जैसे फारसी शासन का विरोध करने वाले अरब बंदरगाहों की नाकेबंदी करना और मोहम्मद खान बलूची जैसे आंतरिक विद्रोहों को दबाना। कंपनी के युद्धपोत ब्रिटानिया को अक्सर घुसपैठ के खिलाफ बंदर अब्बास की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, जो ईआईसी की श्रेष्ठ मारक क्षमता और स्थानीय ताकतों के बीच के अंतर को दर्शाता था। युद्ध के अलावा ईआईसी ने एक विशिष्ट राजनयिक परिवहन सेवा के रूप में कार्य किया, जो फारसी दूतों को भारत और सियाम के दूरदराज के दरबारों तक ले जाती थी। इन मिशनों में अली मर्दान खान जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों को उनके घोड़ों और सामान के साथ ले जाना शामिल था। इन अनुरोधों को पूरा करके ईआईसी को शाह की सद्भावना और अपने व्यापारिक विशेषाधिकारों की बहाली की उम्मीद थी। वे फारसी दरबार की नज़रों में अपने डच प्रतिद्वंद्वियों को बदनाम करने के लिए भी इस सहयोग का उपयोग करते थे। इस रिश्ते ने ईआईसी को एक हथियार दलाल में बदल दिया। 1736 में कंपनी ने कोवन नामक युद्धपोत फारसी बेड़े को 200% मुनाफे पर बेचा। एक भव्य समारोह के बाद इसका नाम बदलकर फतह-ए-शाह रखा गया। बाद में मैरी और पेम्ब्रोक जैसे जहाज फारसियों को सौंपे गए। हालांकि ईआईसी ने कभी कभी फारसी अधिकारियों की विशेषज्ञता की कमी का फायदा उठाते हुए उन्हें रिसते हुए पतवार और अधूरे उपकरण वाले जहाज थमा दिए। हालांकि ये किराए की नौसेना की व्यवस्था जोखिमों से भरी थी। 1735 में बसरा पर हमले के दौरान उस्मानी साम्राज्य ने ईआईसी के जहाजों को जब्त कर लिया और उनका इस्तेमाल नवजात फारसी बेड़े को खदेड़ने के लिए किया। इससे ये साबित हुआ कि हालांकि यूरोपीय तकनीक की मांग थी, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। इसके अलावा नादिर शाह के अरब नाविकों पर निर्भरता के कारण 1740 में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जहां नाविकों ने अपने एडमिरल की हत्या कर दी और बेड़ा चुरा लिया। इसने फारसियों को एक बार फिर अपने ही विद्रोही बलों को दबाने के लिए ईआईसी और डच कंपनी पर निर्भर होने के लिए मजबूर किया। अंततः ये युग दर्शाता है कि ईआईसी अपनी नौसैनिक सर्वोच्चता के बावजूद अक्सर एशियाई सत्ता संरचनाओं के अधीन थी। वो एक ऐसे तानाशाह के लिए विशेष ताकत के रूप में कार्य कर रही थी, जो उनके अस्तित्व की कानूनी और व्यावसायिक शर्तों को नियंत्रित करता था।